Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine. Chapter number 2, Cell, Tissue, Organ and Organ System Level. For BS ऑनर zoology सेमेस्टर 1 के अंदर उनको एक कोर्स कोड प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 1 स्टडी करवाया जाता है, जिसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है। और फॉर BSc zoology ए बुक के अंदर ये जो चैप्टर है वो इंक्लूड है। माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन zoology, और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 पहले हमने स्टडी कर लिए हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी किया। तो हमने उनके अंदर पहले देखा था व्हाट आर सेल्स, सेल को डिफाइन किया था कि सेल्स क्या होते हैं। फिर हमने सेल के जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी किया। देन हमने यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के दरमियान में फ़र्क देखा था। देन हमने मल्टीसेलुलर एनिमल की हैचरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। बाद हमने वाई आर मोर सेल आर स्मॉल, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था, और सेल का साइज स्मॉल क्यों है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं सेल को, कि सेल का साइज स्मॉल होने की वजह से वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। देन हमने एक स्ट्रक्चर देखी थी जनरलाइज सेल की, कि एक एनिमल सेल जो है वो किस तरह होता है, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज। फिर इसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की और एनिमल सेल के अंदर। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, फ्लूइड मोज़ेक के बारे में कि स्ट्रक्चर कैसे होती है सेल मेम्ब्रेन। हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कौन कौन सी चीज़ों के साथ मिलके या सेल मेम्ब्रेन की क्या स्ट्रक्चर है। फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से कंपाउंड्स या कंपोनेंट से मिलके। देन हमने फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन हैं सेल के अंदर। फिर हमने वो कौन सी टाइप्स ऑफ मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से सेल के अंदर एंटर होते हैं और सेल से बाहर निकलते हैं, तो वो कौन कौन से मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज से थर्ड हमारा लेक्चर शुरू होता है ऑर्गेनेलिज एंड सेलुलर कंपोनेंट्स के कौन कौन से ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं जी सेल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म के टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स है। नंबर 1 होता है जी साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम, के साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अलावा गोल्जी एपेटस हैं, जो भी ऑर्गेनेलिज हैं वो इस साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा जी इसका डिस्टिंक्ट पार्ट फ्लूइड साइटोसोल है। तो फ्लूइड साइटोसोल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वो फ्लूइड साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं, जो डिसॉल्व होते हैं इसके अंदर साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म का एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि देखिए आपको एक सेल दिखाया गया है, सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज जो है वो दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा राइबोसोम। ठीक है जी, तो राइबोसोम जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब इनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, और इनका मेन काम जो होता है वो साइट प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक है जी, कि लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये साइट प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो राइबोसोम अगर बोथ आर फ्री पार्टिकल इन प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट सेल के अंदर ये फ्री पार्टिकल के सूरत में प्रेजेंट होते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्री होते हैं, और कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होते हैं, और कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के पोर्शन के साथ भी अटैच होते हैं। और कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, और उन राइबोसोम को हम पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है जी, कि कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं, उनको हम पॉलीसोम कहते हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं राइबोसोम की। ईच राइबोसोम कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट्स, लार्ज 1 एंड स्मॉल, ईच ऑफ विच हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप।
द स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ यूकैरियोट्स की बात हो रही है। यूकैरियोट्स वो सेल जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। इनके जो स्मॉल सब यूनिट है 40s का होता है और लार्ज सब यूनिट जो है वो 60s का होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, उनका जो स्मॉल सब यूनिट है 30s का होता है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 50s का होता है। यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम है वो दोनों 60s 40s के राइबोसोम दोनों कंबाइन हो जाएं तो 80s बनता है, और जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम है जिनमें 30s हैं और 50s हैं दोनों कंबाइन हो जाएं तो 70s राइबोसोम बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोट्स के राइबोसोम लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, continuous membrane system that forms a series of flattened sheets, sacs and tubules that branches within the cytoplasm of eukaryote cell. उनको these membrane tubules and sacs are called cisternae कि continuous sheet होती है flattened sacs की या tubules की, और यही tubules जो होती हैं branch system में पाई जाती हैं और उनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो कंटिन्यूस नेटवर्क होता है ट्यूबुल्स का उनको हम सिस्टर्नी के नाम बोलते हैं। ठीक है जी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक तरफ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और दूसरी तरफ से ये न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ ये जो अटैच होती हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द ER आर कंटिन्यूस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट फाउंड इन रेड ब्लड सेल एंड स्पर्मेटोजोआ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसीज के अंदर स्पर्मेटोजोआ के अंदर पाए नहीं जाते। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का मेन काम ये होता है कि ऑक्सीजन को बाइंड करना होता है, क्योंकि इनके अंदर एक प्रोटीन जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं वो होती है। तो हीमोग्लोबिन का काम ये होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना। तो इनका जो फंक्शन ही अलग है रेड ब्लड सेल्स का, तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते। और ना ही स्पर्मेटोजोआ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करेंगे, तो इसलिए इनके अंदर भी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते स्पर्मेटोजोआ के अंदर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फर्दर दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर पोर नज़र आ रहे हैं, साथ में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियर पोर के साथ। तो एक तरफ आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच नहीं है, बल्कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ राइबोसोम अटैच्ड हैं। तो यही जो आपको जो सिस्टर्नी नज़र आ रही हैं कि ये जो ट्यूबुल्स हैं उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, और इन ट्यूबुल्स के दरमियान में जो गैप है, जो स्पेस है, उसको हम सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्मिक सर्फस लेक राइबोसोम, इनके सर्फस के ऊपर राइबोसोम नहीं होते। अब इनका जो फंक्शन है, प्रॉपर काम है, वो है नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है फैट फास्फोलिपिड, स्टीरॉयड और दूसरे लिपिड्स को बनाना। तो इनका मेन काम ये भी है कि ये स्टीरॉयड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और स्टीरॉयड जो है वो एक सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और ये टेस्टिस और ओवरीज के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो इनका मेन काम यही है सिंथेसिस ऑफ लिपिड के अंदर। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। लिवर जो है वो ग्लाइकोजन को लिवर जो है ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करता है। तो जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है तो ग्लूकोज रिलीज होता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यही जो मेटाबॉलिज्म हो रही है लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है उसकी मदद से है। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। वो एंजाइम क्या करेंगे? ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करेंगे लिवर सेल के अंदर। लिवर सेल के अंदर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज करेंगे, ऐड करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन में। तो मतलब ये है कि ये लिवर के अंदर जो भी ड्रग्स पैदा हो रही हैं उनको हाइड्रोक्सिल एंजाइम्स की मदद से ये डिटॉक्सिफाई करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो पंप कैल्शियम आयन फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द सिस्टर्नल स्पेस। ठीक है जी, कि ये साइटोसोल में से कैल्शियम आयन को पंप करती है सिस्टर्नल स्पेस में। देन जो मसल होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और मसल में से जो नर्व इम्पल्स है वो गुजर जाती है, और कैल्शियम जो है वो लीक्स बैक अक्रॉस द ER मेम्ब्रेन इनटू द साइटोसोल। तो मेन काम यही है कि जब स्टिमुलेट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को, उसमें से जो नर्व इम्पल्स जो है वो इजीली जो है वो उसमें से ट्रैवल कर जाए या गुजर जाए। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सर्फस के ऊपर जो है राइबोसोम अटैच होते हैं।
तो राइबोसोम आल्सो अटैच टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ये थोड़ा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन इन सेल के, इनका फंक्शन क्या है? नंबर 1 प्रोटीन सिंथेसिस। हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है वो राइबोसोम अटैच हैं, और हमें ये भी पता है कि राइबोसोम का मेन काम ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे मेन काम ये है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2 मेम्ब्रेन प्रोडक्शन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये प्रोटीन फॉस्फोलिपिड जो है वो मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जहाँ भी मेम्ब्रेन ने प्रोडक्शन होना होता है, मेम्ब्रेन ने प्रोड्यूस होना होता है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ उस जगह पर जो है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस करते हैं। यही प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड्स जो है फर्दर आगे मेम्ब्रेन को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। Golgi apparatus was observed in 1897 by Italian साइटोलॉजिस्ट कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी साइंटिस्ट का नाम है, उसने इनको डिस्कवर किया था, और उसी डिस्कवरी की वजह से इसका इनका नाम गोल्जी एपरेटस रख दिया गया। ये मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ऑर्गेनली होती हैं, इनके बाहर मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोट सेल के अंदर होते हैं। इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स ऑफ पाउचेस गार्ड सिस्टर्नी, कि ये फ्लैट होती हैं, सैक्स होती हैं, पाउचेस स्टैक होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं स्टैक ऑफ कॉइन्स, जहाँ पे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ऐसे जो सिस्टर्नी होती है वो पाउच के फॉर्म में, स्टैक की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर फ्लैट जो है फ्लैट शेप की एक दूसरे के ऊपर जो है वो पड़ी होती है। इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। The Golgi apparatus is responsible for transporting, modifying and packaging protein and lipids into vesicle for delivery to target destination। इनका मेन काम ये होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो प्रोटीन बन के आ रही हैं, लिपिड बन के आ रहा है, उनको ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना, देन पैक करना। ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट, मॉडिफाई, पैक करने के बाद आगे टारगेट टिश्यू तक लेके जाना। Two network, the cis-Golgi network and trans-Golgi network, are responsible for the essential task of sorting protein and lipid that are received or released by the organelle। के इसके दो नेटवर्क होते हैं, एक को हम सिस फेज कहते हैं, एक को हम ट्रांस फेज कहते हैं। तो सिस फेज जो है वो रिसीव करती है किसी भी सिस फेज जो है वो रिसीव करेगी किसी भी प्रोटीन की या लिपिड को, जो ट्रांस फेज है वो उसको आगे रिमूव करवाएगी फर आगे की तरफ। तो यहाँ पे आपके सामने गोल्जी एपरेटस की डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो जो इनका ऊपर वाला फेज़ है उसको हम सिस फेज़ कहते हैं। यहाँ से जो वेजिकल हैं वो आ रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल का नाम देंगे उनको। देन वो सिस फेज़ से एंटर होंगी और देन सिस्टर्नी के लमन के अंदर जाएंगी, वहाँ पे उसकी सॉर्टिंग होगी, पैकेजिंग होगी, और देन उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी ट्रांसफेज से। जब ट्रांसफेज से वो बाहर निकलेंगी, रिमूव हो जाएंगी, देन उनको हम सिक्योरिटी वेजिकल का नाम देंगे। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेशन इन गोल्जी एपरेटस। अब यहाँ पे फॉर्मेशन कैसी हो रही है गोल्जी एपरेटस की? यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन बनी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन बनी है, तो वो एज ए ट्रांसपोर्ट वेजिकल की फॉर्म में जो है वो वहाँ से सेपरेट होगी, अलहदा होगी। देन वो गोल्जी एपरेटस की जो सिस फेज है वहाँ पे एंटर हो जाएगी। वहाँ पे एंटर होने के बाद वो प्रोटीन सिस्टर्नी के लमन के अंदर जाएगी। देन सिस्टर्नी के अंदर उसकी पैकिंग होगी, सॉर्टिंग होगी। सॉर्टिंग होने के बाद उसको ट्रांसफेज से जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जब वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी ट्रांसफेज में से, देन वो सिक्योरिटी वेजिकल कहलाएगी। जब यही सिक्योरिटी वेजिकल वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक जो है वो पहुंच जाएगी, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के बाहर हो, उसका डेस्टिनेशन पॉइंट। तो अगर सेल के अंदर हो तो वहीं से वो है अपने जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगी। अगर उन्हें सेल से बाहर जाना हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से वेजिकल की फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाएगी। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। एंड ऑफ लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।